ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, आजकल हम आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक वाइज नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। ये जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं ये सभी तथ्य बीती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए प्रत्येक लाइन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और इसके बाद हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जिस टॉपिक का ये नोट्स होगा उसके बाद इसी टॉपिक का एमसीक्यू आपको हल करना होगा। तो इससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यू हल करेंगे तो आपको इससे संबंधित तथ्यों को याद करने में आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का जो टॉपिक है वो है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 1206 से 1290 तक का जो समय था ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जिसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको निसापुर के बाज़ार में काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कुरान ख्वां का नाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला वह इसलिए मिला क्योंकि वह बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। अमीर ए आखूर का जो पद था वो घुड़सवारों से संबंधित विभाग था, उसका जो हेड होता था वो अमीर ए आखूर कहलाता था। उसने अपने राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल या गुलाम वंश का वह कौन सा सुल्तान था, वह कौन सा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने केवल मलिक और सिपाह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। मलिक और सिपाह सालार। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। ध्यातव्य है कि 1208 ईस्वी में उसको दास्ता से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन फिर भी वह कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। तो लाख बख्श किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है, कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या थी? मस्जिद थी।
प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये झोपड़ा होगा यानी कोई झोपड़ी जैसी होगी, पर ऐसा नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल यानी आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल था में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने प्रदान की? तो वो प्रदान करने वाले थे खलीफा। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने प्राप्त की, या सुल्तान ए आजम की उपाधि खलीफा से किसने प्राप्त की? तो वो था इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम ऐबक जो स्वयं गुलाम था का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो इस प्रकार गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में खोखर जात के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मंगोल नेता चंगेज खां भारत में किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? तो वो था इल्तुतमिश। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करे, क्योंकि चंगेज खां ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया था। तो वह भाग करके भारत आया था, यानी सिंधु घाटी पहुंचा था। और इधर चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपनी एक दूत भेजा था कि आप मंगबरनी की सहायता ना करें, और इधर इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता करने से इनकार कर दिया। इससे इल्तुतमिश और चंगेज खां के बीच में मुकाबला होते होते बच गया। अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने किसको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? वो था मलिक जानी। मलिक जानी को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय किसे है? तो वो है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये चलाने वाला था इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। सर्वप्रथम सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की?
तो वो था इल्तुतमिश। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के बगदाद 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद की खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश था, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। खिलअत का जो प्रमाण पत्र बगदाद के खलीफा से मिला, इसका परिणाम ये हुआ कि अब दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया और इल्तुतमिश वैध सुल्तान हो गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर उलजरे हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना? तो वो इतिहासकार थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। तो रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इस प्रकार भारत में अगर किसी महिला का नाम लिया जाता है जो सर्वप्रथम शासिका के रूप में कार्य किया, तो वो थी रजिया सुल्तान। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, यानी रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। अनंतर 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। तो बलबन को किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। तो इस प्रकार अगर देखें तो बलबन अपनी योग्यता के दम पर प्रमोशन पाता रहा। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर-ए-आखूर का पद मिला। यानी जब रजिया के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, षड्यंत्र होता था, उसमें वह तुर्की सरदारों का साथ देता है और फलस्वरूप जब बहराम शाह सुल्तान बनता है तो उसे अमीर-ए-आखूर का पद मिलता है। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे हाँसी की सूबेदारी दी गई। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायाब ए ममलकात का पद दिया गया। तो इस अवसर पर, यानी किस अवसर पर? जब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया,
नसीरुद्दीन जो था उसे उलूग खां की उपाधि दी और उसके साथ साथ नायाब ममलिकात का पद भी दिया। 1266 ईस्वी में 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो वो था बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई माना। नियामत खुदाई किसने माना? बलबन ने। किसको? राजा को यानी सुल्तान को। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही या अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है, जिसे जिल्ले इलाही भी कहा जाता है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि दिल्ली का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की? तो वो था बलबन। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जो भूमि पर लेटकर अभिवादन किया जाता था, और पाबोश, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। प्रश्न ये बहुत ही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि दीवाने अर्ज क्या है। तो सर्वप्रथम ये जान लें, दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है, यानी सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता है। दीवाने अर्ज की स्थापना करने वाला कौन था? तो वो था बलबन। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। किसको बनाया था? इमाद उल मुल्क को, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। तो इस प्रकार आज दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश से संबंधित नोट्स का आपके साथ हमने वाचन किया। इस वीडियो में जो भी तथ्य दिए गए हैं वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित MCQ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जा कर के इससे संबंधित MCQ जरूर हल करें और बताएं कि MCQ हल करने में इस नोट्स की क्या भूमिका रही। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।